All right. Good afternoon, dear students. Come on, let's continue with the chapter of value of supply. Value of supply. वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ ही प्रॉब्लम्स है हमारे जो अभी हमें सॉल्व करना बचा है, वो करके मैं डिस्काउंट के बारे में आपको एक सर्कुलर है वो भी बताती हूँ। वो करने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लेट्स फोकस। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 11। जरा आपके नोट्स खोलना और नोट्स में देखना। वी आर ऑन पेज नंबर 158, राइट। 11th क्वेश्चन अपना हो चुका है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट started immediately. Okay, so question number 12. Samruddhi advertisers conceptualized and designed the advertising campaign for a new product. तो उन्होंने एक नया प्रोडक्ट के लिए कुछ एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन किया हुआ है। They got it product launched by New Moon Private Limited for a consideration of 5 lakhs. तो कितना कंसिडरेशन है? 5 लाख का। Samruddhi advertisers owed 20,000 to one of its vendors in relation to advertising services provided to New Moon Private Limited. Such liability of Samruddhi advertisers was discharged by New Moon Private Limited. New Moon Private Limited. Full stop. Delayed. Okay, 1 minute. By New Moon Private Limited. Okay. New Moon Private Limited delayed the payment of consideration and thus paid 15,000 as interest. Determine the value of taxable supply made by Samruddhi advertisers. Assume the rate of GST to be 18%. Question पढ़ के मुझे बताना supplier कौन है और recipient कौन है, जल्दी से. Read the question. Let me know who's the supplier and who is the recipient. फैक्ट्स के लिए रेडी? एवरीबडी रेडी? चलो फैक्ट्स मेरे साथ ही लिखते जाना। फैक्ट्स के लिए रेडी? यस एवरीबडी, डोंट टॉक। क्या है बीकॉम एग्जाम कुछ है क्या? अटेंडेंस क्यों कम है? तो कुछ बच्चे बोल के गए ना जैसे जा रहे, तो इतने गए क्या? अच्छा ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। फैक्ट्स। वो क्यों नहीं आ रहा है? रोहित क्यों नहीं आ रहा है? और क्यों नहीं आया रोहित? और कितने बच्चे एब्सेंट है यार आज तो? हाँ ठीक है। हाँ कल भी बंक मारा था उसने। सच्ची में नहीं आया यार? कितने कैसे यार तुम कवर करोगे? हो जाता है ना क्लास का, क्लास में नहीं छुट्टी लेने की, ऐसे बाद में बहुत मुश्किल होती है खुद से पढ़ना। तो आई नो अगर अभी थोड़ा आपको ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा आपको ऐसे नींद आ रही है, ऐसा कुछ लगता है कि नहीं लंच के बाद घर चले जाओ, अवॉइड दैट। यहीं पे रुक के थोड़ा स्ट्रेच करके कर दो खत्म, बाद में खुद से पढ़ना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होती है। और स्टडी लीव का टाइम आपको, स्टडी लीव का टाइम आपकी स्टडी के लिए रखना है और कुछ लेक्चर्स और ये कवर अप करने के लिए नहीं रखना है। जो भी करना है अभी खत्म कर दो आप, ठीक है? हाँ चलो अब फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे बताना जरा कि सप्लायर कौन है? यस, समृद्धि एडवर्टाइजमेंट। लिखो समृद्धि एडवर्टाइजर्स। और रेसिपिएंट कौन है? न्यू मून। न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो न्यू मून इनको देने वाली है 5 लाख और प्लस इन्होंने थर्ड पार्टी को भी कुछ पेमेंट किया है। आप देख लो, इट हैज़ पेड 20,000 टू वन ऑफ द वेंडर्स ऑफ न्यू मून। सो कोई वेंडर्स है न्यू मून का, नहीं न्यू मून का नहीं, टू वन ऑफ इट्स वेंडर्स इन रिलेशन टू एडवर्टाइजिंग सर्विसेज बाय इट टू न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड। ओके
तो समृद्धि वॉज ओनिंग दैट 20,000, तो इन्होंने 20,000 किसको दिया, एक थर्ड पार्टी को, ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, राइट। देखो एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट है 5 लाख का, उसके बाद आपने वेंडर को भी 20,000 का पेमेंट किया, तो व्हेन यू मेक अ पेमेंट टू द सप्लायर or not directly to supplier, that is consideration, plus when you make the payment to a third party on behalf of the supplier, that is also added in consideration, correct। so यहाँ पे consideration होगा 5 लाख प्लस 20,000, प्लस उसको एडिशनल क्या मिला बताओ मुझे, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला डिलेड पेमेंट के लिए, 15। अब मॉड्यूल ने अजम्पशन क्या करती है, सुनो क्या मैंने आपको ये सिखाया 15(2) सेक्शन में, ये सिखाया कि इंटरेस्ट वगैरह ये जो होता है एडिशनल इंटरेस्ट और कंसिडरेशन जो होता है, इट हैज़ टू बी एडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू। इसको टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करने का है, किधर ऐड करने का है, टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करने का है। हाँ तो वैसे ही ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये लोग जो मॉड्यूल जो है वो अजम्पशन करती है कि जो इंटरेस्ट मिला इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ऑलरेडी डिलेड पेमेंट है, उस पर कौन जीएसटी देने वाला है, तो ऐसा अज्यूम किया है उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कि जो 15,000 का इंटरेस्ट मिला इट इज़ अज्यूम इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, राइट। नाउ व्हाट डू आई हैव टू कैलकुलेट, पहले ये फैक्ट्स नोट कर दिए, यस। सो राइट डाउन कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, computation of taxable value of supply, computation of taxable value of supply, everybody ready? So computation of taxable value of supply। now पहला लिखो payment for supply of service, payment for supply of service 5 lakhs, payment made to vendor of Samriddhi Advertisers, to be included under section 15 subsection 2, to be included under section 15 subsection 2, राइट। इंक्लूजन्स मैंने क्या बोला कौन से सेक्शन में, 15(2). 15(1) में क्या बोला, ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15(2) में क्या है, इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। 15(3) में क्या है, डिस्काउंट, करेक्ट। सो ये इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज 20,000। तो ये ऐड यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, तो ऐड हो जाएगा ये ऐड। और क्या होता है, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट, वो भी ऐड होता है। इज दैट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, यस दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। सो राइट डाउन ऐड। सिर्फ यहाँ पे उन्होंने अज्यूम किया है, तो हम भी वैसे ही करेंगे एग्जाम में। सी ऑफिस में क्लाइंट होता है तो आई आस्क कि बाबा देखो ये डिलेड इंटरेस्ट है, इस पर तुमको सामने वाला जीएसटी देने वाला है कि नहीं देने वाला है, कि यही फुल एंड फाइनल अमाउंट है, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे सामने कोई नहीं है, तो हमें थोड़ा सा मॉड्यूल को फॉलो करना पड़ता है कि उन्होंने क्या अजम्पशन किया तो हम भी वैसा ही अजम्पशन करेंगे। तो क्या होता है फिर सजेस्टेड आंसर्स वो हिसाब से होते हैं, फिर अपना मार्किंग वो हिसाब से होता है। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट वी फॉलो द इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस। प्रैक्टिकली इफ आई एम सिटिंग इन द ऑफिस मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, बिकॉज आई टॉक टू माई क्लाइंट एंड आई आस्क कि क्या हुआ, इस 15,000 पे तुमको एडिशनल लेने वाले हो कि, अरे नहीं, बोलता अरे मुझे पता ही नहीं इस पे जीएसटी लेना था, मैंने तो डायरेक्ट 15 ही ले लिया, मुश्किल से 15 दिया उसने डिलेड पेमेंट के लिए, शायद जीएसटी नहीं देगा। देन ऐसे ठीक है, फिर विल अज्यूम इट टू बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, राइट। सो लेट्स राइट डाउन ऐड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो अगर 100 रुपये का अमाउंट होता उस पर 18% जीएसटी ना, आपको क्या दिया है, अज्यूम द जीएसटी रेट टू बी 18%, सो इंक्लूसिव बन जाएगा 118, तो 15,000 इज अज्यूम टू बी 118, तो 100% कितना, और यू कैन डायरेक्टली डू इट, 15,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, 12,712।
एवरीबडी ओके? तो ये बनेगा टैक्सेबल वैल्यू, सो 5,32,712, और इस पे हम GST कैलकुलेट करेंगे. टैक्सेबल वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑन विच वी विल कैलकुलेट GST. व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू? दैट वैल्यू ऑन विच वी विल कैलकुलेट GST. इज दैट क्लियर? Taxable value is that value on which we will calculate GST. All okay? Let's write down a note. Note. यहाँ तक आ गए सब लोग? हाँ, क्या क्या ऐड किया मैंने टैक्सेबल वैल्यू में? कंसिडरेशन पेड डायरेक्टली टू सप्लायर, कंसिडरेशन पेड टू अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, प्लस इंटरेस्ट भी ऐड किया. ऑल दिस इज टू बी एडेड, इट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ GST, तो उसके अजम्पशन पे नोट लिखेंगे. राइट डाउन नोट. इट इज अज्यूम्ड दैट द इंटरेस्ट received is inclusive of GST. It is assumed that the interest received is inclusive of GST. Correct? The interest received is inclusive of GST. All okay? All right. इसके आगे इसको एक मिनट, हो गया ना? स्क्रीन चेंज करो ना. हाँ, मुझे बताओ इसके इस चैप्टर के MCQ हो गए क्या ये पार्ट के, कि बचे? कल हो गए थे MCQs? ओके, तो ज़्यादा नहीं बचा है. क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 7. आप रीड करो एंड लेट्स हैव द आंसर देन. डन है? आर्ग्यूमेंट किस चीज पे हो रहा है? टेस्टिंग चार्जेस को टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करे या ना करे? आर्ग्यूमेंट किस चीज पे हो रहा है कि टेस्टिंग वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करे या ना करे? इस चीज पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बराबर है ना? तो आर्ग्यूमेंट इज हैपनिंग ऑन दिस थिंग. राइट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर. पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए. कोई भी, आई एम श्योर आपने लॉ में, ऑडिट में जब सीखोगे आप ऐसे ही होगा, आपको अंकिता मैम ने भी ऐसे ही बताया रहेगा. तो व्हाट डू वी हैव दिस 3 पॉइंट्स. पहला आपने प्रोविजन बताना चाहिए. तो जैसे सेक्शन 15 क्या बोलता है? ऑल दीज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विच आर डन इन रिलेशन टू द सप्लाई एंड दे आर डन बिफोर द डिलीवरी ऑफ द सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड. फिर सेकेंड, क्वेश्चन के फैक्ट के बारे में. हाँ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ? टेस्टिंग एंड दिस वाज डन एंड दिस इज इन रिलेशन टू सप्लाई. एंड थर्ड पॉइंट होता है आपका कंक्लूजन. तो पहला पॉइंट होता है प्रोविजन. अभी इनकम टैक्स में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन GST में हो सकते हैं. तो 3 पॉइंटर्स में आपके आंसर्स होने चाहिए. पहला क्या बताओगे आप? लॉ एक्ट का प्रोविजन क्या है. दूसरा क्वेश्चन के फैक्ट्स बताओगे. और तीसरा इन दोनों का, लॉ की प्रोविजन और क्वेश्चन के फैक्ट को कंबाइन करके आपका कंक्लूजन क्या है. राइट, सो मैं एक क्वेश्चन उस तरह से डिक्टेट करती हूँ. सो राइट डाउन, आंसर शुड बी रिटन लाइक दिस इन द एग्जाम. ऐसे नोट करके रखो, क्योंकि सारे आंसर्स मैं वैसे नहीं डिक्टेट करूँगी, बहुत टाइम जाएगा, बट एक सैम्पल आंसर हम रखेंगे. सो यहाँ पे मार्किंग करके रखना. आंसर शुड बी रिटन लाइक दिस इन द एग्जाम. आंसर शुड बी रिटन लाइक दिस इन द एग्जाम. इनटू ब्रैकेट सैम्पल आंसर. आंसर शुड बी रिटन लाइक दिस इन द एग्जाम. इनटू ब्रैकेट क्या है ये? सैंपल आंसर में आपको मैं दे रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ. पहला पॉइंट. अब देखो उन्होंने कैसे, सेक्शन कौन सा यूज किया है? गिव अस द करेक्ट आर्ग्यूमेंट इन लाइट ऑफ सेक्शन 15. अभी इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? 15 सबसेक्शन 2. तो यस, विल राइट डाउन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2. मैं डिक्टेट कर रही हूँ.
as per the provisions of section 15 subsection 2 of the CGST Act 2017, as per the provisions of section 15 subsection 2 of CGST Act 2017, any amount charged for anything done by the supplier in relation to supply. Underline in relation to supply. Anything done by the supplier in relation to supply. Underline in relation to supply. At the time of delivery or before delivery. Done at the time of delivery or before delivery. At the time of delivery or before delivery. ठीक है, ये जो मैंने पहले डिक्टेट किया इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो. ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट में किस बारे में बात करूंगी? अबाउट द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? दैट AKZ गेट्स एन ऑर्डर वगैरह वगैरह. AKZ डज द टेस्टिंग एंड चार्जेस अ टेस्टिंग फी फ्रॉम द कस्टमर. सो लेट्स राइट डाउन in this question AKZ Foods Private Limited does the testing when? Does the testing before the delivery of goods. Does the testing before the delivery of the goods, and it is in relation to the supply. And it is in relation to the supply. And it is in relation to the supply. ओके, अब इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे. नाउ नीचे लिखो थर्ड पॉइंट, कंक्लूजन. The testing fees should be added in the taxable value. The testing fees should be added in the taxable value. Should be added in the taxable value. Okay. The argument of AKZ Foods. The argument of AKZ Foods is therefore not correct. Is therefore not correct. Correct? Is therefore not correct. डन है क्या? क्यों नहीं है? करेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऐड होना ही चाहिए. तो तुम ऐसे बोलोगे कि ऐड नहीं करना है, उससे काम नहीं चलेगा. बिल्कुल नहीं, इसको ऐड तो करना पड़ेगा. राइट. कम टू क्वेश्चन नंबर 8. रीड इट वेरी केयरफुली. और फिलैंथ्रोपिक मतलब चैरिटेबल. चैरिटेबल. पढ़ा आपने? सबने पढ़ा? पढ़ लिया? अब मुझे बताओ,
नॉर्मली स्टूडेंट्स को कोचिंग की सर्विस की फीस कितनी लग रही है? 5 lakhs। लेकिन नॉर्मली कितनी लग रही है? 5 लाख। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को क्या फी लग रही है? 3 लाख। ऐसा क्यों? यस, कोई एक फिलान्थ्रोपिक एसोसिएशन है या चैरिटेबल ट्रस्ट है जो उनको सब्सिडी दे रही है 2 लाख की। स्टोरी समझी ना पहले? हाँ, नॉर्मली स्टूडेंट्स को फी कितनी लगती है? 5 लाख। लेकिन ये जो ट्रस्ट है, दे आर चार्जिंग हाउ मच? 3 lakhs। दिस ट्रस्ट सेज कि विल चार्ज ओनली 3 lakhs फ्रॉम यू, बट बाकी बच्चे को 5 लाख रही है, आपको 3 आ रही है, क्योंकि हमको कोई सब्सिडी दे रहा है। वी आर गेटिंग अ सब्सिडी ऑफ 2 lakhs, right? So what it is, what would be the taxable value of service of coaching and instruction provided by the institution? Yes, क्या होगा? The value will be 5 lakhs because यहाँ पे सब्सिडी कौन दे रहा है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सर, जब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी देती है, इट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। इट इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो देखो, फिर तुम एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करोगे? पहले बोलोगे एज पर सेक्शन 15(2) सब्सिडी गिवन बाय नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी शुड और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। फिर सेकंड, इन दिस क्वेश्चन the coaching institute received a subsidy of 2 lakhs from a non-profit making organization. And conclusion, therefore, in view of section 15(2), this subsidy should be forming a part of taxable value, and therefore the taxable value would be rupees 5 lakhs. भले आपको स्टूडेंट से 3 लाख मिले, लेकिन आपको सब्सिडी मिली 2 लाख की, वो भी ऐड करके आपका टैक्सेबल वैल्यू बनेगा 5 लाख। अंडरस्टूड? यस। तो मैं 1 2 3 में डिक्टेट नहीं करूंगी, आपको एक ही सेंटेंस में दे दूंगी आंसर। ठीक है, चलेगा ना? क्या करूं 1 2 3 में डिक्टेट? क्या रे बोल। अभी ही कैन डिसाइड। अगर उसने सी इफ ही इज नॉट टेकिंग, स्टूडेंट से 3 लाख के ऊपर लेगा और वो इंस्टीट्यूट को बोलेगा कि जीएसटी लग रहा है, तुम देने वाले हो क्या? नहीं देने वाले हो तो फिर आई विल रिकवर इट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। और सम केसेस ही मे से आई विल टेक इट इंक्लूसिव। तो आपको जीएसटी निकालने को नहीं बोला है, टैक्सेबल वैल्यू बोला है। सो हमारे लिए तो टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख है, जो बाकी स्टूडेंट्स की फी है। So on that I will have to give GST. So you have an option, you have to tell the organization कि इस पे GST लगेगा, तो आप 2 लाख मत देना, 2 लाख 2,36,000 दे दो हमको। Yes, right. So take down. स्टूडेंट्स एक्चुअली इसका आंसर पीछे आपको दिया हुआ है डिटेल में। हाँ, तो एक सिंपल सेंटेंस में डिक्टेट करती हूँ। राइट डाउन द टैक्सेबल वैल्यू, the taxable value of the coaching service, the taxable value of the coaching service provided by the institute, the taxable value of the coaching service provided by the institute would be how much? Would be 5 lakhs. Would be 5 lakhs. As per section 15(2), as per section 15(2), subsidy received, as per section 15(2), subsidy received as per section 15(2), subsidy received by non-government organization forms a part of taxable value. 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 Correct, forms a part of taxable value. Is that clear to everybody? Yes, come on. Read the 9th question. So just 9 and 10 questions. We have 2 questions, a little bit 1 page of circular that I have to do. Then I'm done with this chapter. So please read question number 9.
करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं है, नोशनल है। सी तुमने कितना डिले किया, तुमको बोला था 30 डेज के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तुमने पेमेंट कब कर दिया? 32nd डे को। जल्दी जल्दी तुमने पेमेंट कब कर दिया? 32nd डे को। अरे 2 दिन का भी का इंटरेस्ट लगाएंगे? तो मैंने बोला चलो जाने दो, इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया। वेव ऑफ करना मतलब माफ कर देना, ओके? वेव ऑफ कर देना मतलब माफ कर देना। तो आपने इंटरेस्ट लिया ही नहीं, तो फिर भी डिपार्टमेंट बोलते नहीं नहीं नोशनल कैलकुलेट करो, 2 दिन का लो। तो सॉरी, ऐसा नहीं होगा। आपको मिला तो ऐड करेंगे, हमको मिला ही नहीं तो हम ऐड नहीं करेंगे। सो इसका भी आंसर आपको पीछे प्रिंटेड दिया हुआ है, तो आप यही क्वेश्चन के यहाँ पे भी लिख सकते हो, नोशनल इंटरेस्ट विल नॉट बी एडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू। नोशनल इंटरेस्ट विल नॉट बी एडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू। सी इसीलिए मैं, अच्छा तुम लिखो पहले, notional interest will not be added in the taxable value। ऐसा क्यों? सुनो, इसलिए पता है हमको इंटेंशन ही नहीं नोशनल को टैक्स करने का, इसलिए इसका टीओएस क्या होगा? चलो तुमने बोल दिया टैक्स करना है, टैक्स पे कब करोगे? व्हाट इज द टीओएस फॉर एडिशनल कंसिडरेशन? डेट ऑफ रिसीट। रिसीट हुआ ही नहीं। इससे इंटेंशन ऑफ द लॉ क्लियर होता है कि हमें नोशनल इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं करना, वी वांट टू टैक्स इंटरेस्ट ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव। तुमको मिला ही नहीं तो हम कैसे टैक्स करेंगे? हम क्यों जीएसटी पे करेंगे? मिलने तो दो, फिर आई एम रेडी टू पे। तो इसलिए इसका टीओएस भी क्या होता है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन। बरोबर? आगे 10th वन। क्या होगा? आपको क्या लगता है? ये एडिशनल इंटरेस्ट हम लेस, एडिशनल डिस्काउंट लेस करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे बताओ डिस्काउंट लेस कब होता है? When it is known at the time of supply। सबसे पहला पॉइंट है, it should be known at the time of supply। Did you know this? You are going to get this additional discount? No, it's not known at the time of supply। बिल्कुल ये लेस नहीं होगा, भले ही हम आपको बेकरी को ये डिस्काउंट दे देंगे, बट ये लेस नहीं होगा ना। वाई? बिकॉज बेकरी है, इट्स अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, वैसे भी उसके नेक्स्ट दिन वैल्यू नहीं है। तो आप देखते हो कि अच्छा कितना स्टॉक बचा है, चलो ले लो, वी कॉल अप एंड टेल यू 5 o'clock विल कॉल अप एंड टेल यू नाउ लास्ट 2 or 3 hours are remaining, कुछ भी स्टॉक बचा होगा तो डिस्काउंट दे देना। यू कैन ऑल्सो, यू विल गिव यू द डिस्काउंट। सो दिस डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट, नॉर्मल डिस्काउंट अब तो मिलता है, स्टैंडर्ड डिस्काउंट देखो, क्रंच प्रोडक्ट लिमिटेड सेल्स बिस्किट्स एंड केक्स टू हुम इट चार्जेस लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट। तो आप वो पहले से ही पता है कि हमारा प्राइस है लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट है, तो इतना हम स्टैंडर्ड डिस्काउंट है, ये लेस होगा क्या? हाँ होगा। लेकिन what happens when the goods remain unsold with the dealers, it offers additional discounts। या जैसे बिस्किट्स के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स और बिस्किट्स का शेल्फ लाइफ होगा जैसे 1 महीना, 1 महीने भर में खत्म करना है। तो अब हम पूछते हैं अच्छा कौन सा स्टॉक कितना बचा है, तो यू नो देन वी से ओके अच्छा ये स्टॉक बचा है, इसको वैसे भी इसका लाइफ अभी और हफ्ते भर में खत्म करना चाहिए, तो आप बोलते हो फिर सेल इट at a discount। So we give you an additional discount when the goods are remaining unsold। So this was not known at the time of supply, therefore this additional discount will not be deducted while calculating the taxable value। It will not be deducted while calculating the taxable value। So you can write down the additional discount is not known at the time of supply। The additional discount is not known the additional discount is not known at the time of supply, therefore as per section 15(3), therefore as per section 15(3), it will not be deducted
Therefore, as per section 15(3), it will not be deducted from the taxable value. It will not be deducted from the taxable value. It will not be deducted from the taxable value. Is that clear to everybody? Yes. Now I have one. Yes, please. मार्जिन होता है काफी, वो देखेगा उसका लॉस हो रहा है तो नहीं देगा डिस्काउंट. कोई डिस्काउंट इतना नहीं देगा कि अपना खुद का लॉस करेगा, और वैसे भी वो बेचा नहीं गया तो लॉस ही है मेरा. हाँ, तो इट्स बेटर इवन इफ आई सेल इट एट कॉस्ट, इट्स गुड फॉर मी. हाँ, जीएसटी तो सेलिंग प्राइस पे लगता है. हाँ, एडिशनल डिस्काउंट पे वो नहीं मिलेगा तो यस. Now his question is, why will somebody sell it at loss? That's the problem, or that is the decision that a buyer and a seller has to take. A seller has to take. GST is not here to tell him कि क्या प्राइस पे बेचना है या डिस्काउंट देना है या मत देना है. हम सिर्फ बोल रहे हैं कि जो डिस्काउंट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई शुड not be deducted from the taxable value. Is that clear? Okay. Come to the circular. So come on page number 155. Very simple. ये already सिखाया है, कोई इसमें नया concept नहीं है. Just I'll run through the circular once, so then we are done, right? Pay attention. Allowability of certain specific types of discounts offered by the suppliers are clarified. So they are clarified why some circular है. 7 मार्च 2019 का ये circular है. अब देखो क्या ये सर्कुलर बोलता है. इस नाम दिया है पहले स्टैगर्ड डिस्काउंट. क्या नाम दिया है? स्टैगर्ड डिस्काउंट. नाउ व्हाट इज स्टैगर्ड डिस्काउंट? नाउ यू डोंट नो, बट इंडस्ट्री में ये टर्म्स यूज किए जाते हैं. स्टैगर्ड डिस्काउंट होता है, वॉल्यूम डिस्काउंट होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट होता है. तो ये सर्कुलर इसलिए दिया है सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन अमंग द पीपल एज सच कि इस डिस्काउंट का क्या करना है, लेस करना है या लेस नहीं करना. लॉजिक इज द सेम. स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर ऑफर्स. In case of staggered discounts, rate of discount, ये underline, rate of discount increases with increase in purchase. Staggered discount का मतलब क्या है? जैसे तुम्हारा purchases increase होगा, तुम्हारा discount rate भी बढ़ते जाएगा. Now, for example, get 10% discount for purchases above 5,000, get 20% discount for purchases above 10,000, and 30% discount for purchases above 20,000. Such discounts are shown in the invoice itself. Such discounts, because they are shown in the invoice, they will be excluded from the taxable value. इनको taxable value से less किया जाएगा. क्यों? आपको उधर ही बताया जाता है. On if you buy 2 shirts, you will get 10% discount. You will buy 3 shirts, you will get 20% discount. तो तभी बिलिंग करते वक्त वो डिस्काउंट लेस करेंगे. मतलब इट इज नोन एंड शोन इन द इनवॉइस. सो क्या इस टाइप का डिस्काउंट लेस करेंगे? हाँ, लेस करेंगे. तो हम ये पूरा सर्कुलर उसके नीचे लिखेंगे, स्टैगर्ड डिस्काउंट. It is known and shown in the invoice and therefore it will be deducted. Correct? हाँ. So staggered discount मतलब क्या बताओ जल्दी? It increases with the increase of purchases. The discount का rate increases with the more you buy, the more discount you get. तो इस टाइप का डिस्काउंट लेस किया जाता है. Second, periodic year-ending discounts or volume discounts. These discounts are offered by the suppliers to their stockist. For example, get additional discount. तो additional मिलेगा. normal तो जो है standard हम सबको देते हैं. Get additional discount of 1% if you purchase 10,000 pieces in a year. Get additional discount of 2% if you purchase 15,000 pieces in a year. Such discounts are established in the terms of agreement. तो ये agreement is entered before or at the time of supply. हम पहले ही बता देते हैं. क्यों? तुम फिर स्टॉक वो हिसाब से, I don't mind buying more stock and keeping it, क्योंकि मुझे पता है ये अगले 1 साल में बिकने वाला है. सो आई डोंट माइंड. अगर मुझे पता होता बिगनिंग में कि तुम 10,000 के ऊपर पीसेस खरीदोगे तो 1%, 15 के ऊपर खरीदोगे तो 2%, तो ऐसे चलो अच्छा है 2%, 15,000 खरीद लेते हैं और उसके लिए भी अच्छा हो जाता है. सप्लायर वो बोलता है अच्छा है, स्टॉक पूरा का पूरा निकल गया. सो इट्स अ गुड थिंग. इट इज नोन. ऐसा पहले ही बताया जाता है, जानबूझ के पहले ही बताया जाता है. इट्स ए इंसेंटिव. तुमको बोलेंगे तो तुम ज़्यादा खरीदोगे. Right? Yes. So this is known at the time of supply but not shown on the invoice. तो जरूरी नहीं है invoice में नहीं दिखाया, but was it known at the time of supply? आपको पता है 2 टाइप के डिस्काउंट लेस होते हैं. either जो one is shown in the इनवॉइस और दूसरा कल के पांडु का एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? हाँ, तो जब मैंने उसको इनवॉइस दिया था तब वो शोन था क्या? उसमें नहीं था. बाद में हमने क्या किया, उसको बोला कि अरे तुमको डिस्काउंट मिल रहा है, तूने कैश पेमेंट कर दिया.
तो बाद में भी आपने बाद में डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दिया, वो चलता है, बट वॉज इट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई? यस, तो ये लेस होता है। इन कमर्शियल पार्लेंस सच डिस्काउंट्स आर कलोकियली, मतलब इनको नॉर्मली ऐसे डिस्काउंट्स को वॉल्यूम डिस्काउंट्स बोला जाता है। सच डिस्काउंट्स आर पास्ड ऑन थ्रू क्रेडिट नोट्स। जैसे मैंने कल बोला, पांडु को अगर मैंने कल बिल कितने का दिया था, 1,18,000, उस बिल में मैं चेंज करूंगी क्या? नहीं, 1000 का डिस्काउंट मुझे देना था उसको कुछ, तो मैं क्या करूंगी? आई विल गिव हिम अ क्रेडिट नोट। सच डिस्काउंट्स आर एक्सक्लूडेड, सो ऐसे डिस्काउंट को क्या किया जाता है? माइनस। ऑफ कोर्स कल की सारी कंडीशंस वही है। क्या कंडीशंस है कल की? यस, दैट इट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, you can link it bill to bill and proportionate ITC is reversed। कल का एग्जाम्पल याद आ रहा है? पांडु का अकाउंटेंट क्या करेगा कल? रिवर्स करेगा, बरोबर? तूने रिवर्स किया था, हाँ, तो वो रिवर्स करेगा, प्रोपोर्शनेट ITC विल बी रिवर्स्ड। तो ये हो गया वॉल्यूम डिस्काउंट की बात। अब सेकेंडरी डिस्काउंट्स। Secondary discounts which are not known, these are not known at the time of supply, are offered after the supply is already done। तो ये जनरली हम सप्लाई होने के बाद करते हैं, ईयर एंड में करते हैं, पहले कोई स्कीम नहीं है। जैसे मैंने बोला कि इस बार ऐसे ही सोचा कि अरे हमारे जो डीलर्स है चलो उनका परफॉर्मेंस रेट कर देंगे और जो सबसे हाईएस्ट सेलर है उसको कुछ तो डिस्काउंट दे देंगे, ये पहले बताया नहीं था। सो हियर सेकेंडरी डिस्काउंट्स, तो नॉर्मली जो नॉट नोन होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी डिस्काउंट्स। These are not known and they are offered after the supply. For example, Messrs A supplies 10,000 packets of biscuits to Messrs B at 10 rupees per packet. Afterwards, Messrs A revalues it at 9 per packet and subsequently Mr. A issues a credit note. Such secondary discounts are not to be excluded while determining the value. तो ऐसे secondary discounts को less नहीं करेंगे। तो समझा आपको? यहाँ पे कौन सा डिस्काउंट था? Staggered। तो नोट कर देंगे क्या? यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टैगर्ड डिस्काउंट। दे आर शोन इन द इनवॉइस। तो इनको क्या करेंगे? लेस फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू। वॉल्यूम डिस्काउंट्स, दीज आर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। So are these known? Yes, these are known at the time of supply. Therefore क्या करेंगे? Less from taxable value. So less from taxable value. And third, secondary discounts. These are not known at the time of supply. Not known at the time of supply. तो क्या करते हैं when they are not known? Not to be deducted, add नहीं, हाँ, add नहीं करते, हाँ, not to be deducted। ऊपर मैंने लेस लिखा मतलब नीचे ऐड आएगा ऐसा नहीं है रे। वो एडिशनल डिस्काउंट को लेस नहीं करेंगे, सेकेंडरी डिस्काउंट को लेस नहीं करेंगे, बरोबर? ठीक है, एवरीबडी ओके? केस स्टडीज है ऐसे, इसी पे 2 एग्जाम्पल्स है और वही पढ़ लेंगे और समझेगा डिस्काउंट लेस करना है या नहीं करना है। पहले ये लिख के लो, तो फटाफट 2 एग्जाम्पल्स है, केस स्टडीज है, पढ़ लेते हैं। डन है क्या? ओके, पे अटेंशन। इसका आंसर होगा तो आंसर यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है विद आंसर ये टाइप हो गया है, लेकिन हम विद आंसर नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के हम आंसर अपना अपना थिंक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते। पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड, एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो, फैक्ट समझना बहुत जरूरी होता है। पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15 जनवरी एट 50,000। तो क्या प्राइस पे बेचा?
50,000. Pink and Blue Private Limited sold goods to Orange Private Limited on 15 Jan at 50,000. This is exclusive of taxes and discounts. मतलब यहाँ पे कोई taxes नहीं लगाया है ना अभी तक discount लगाया है. And charge 9,000 as IGST. कैसे रे 9,000 आया? 50,000 पे 18%. 50,000 पे 18%. That comes to 9,000. IGST क्यों लगाया रहेगा? It could be sale from one state to another state or one union territory to another union territory. In short, this must be a interstate supply. Correct. The terms of supply stipulated that discount at 2% will be given to OPL. So terms of supply में बोला गया था. Terms of supply was stipulated. How much discount will be given? 2% will be given to OPL if it makes the payment within 1 month of supply. OPL avails the ITC credit of 9,000. OPL मतलब कल के एग्जाम्पल में पांडु को मैंने बिल दे दिया, हाँ मैंने उसको 1 लाख का बिल दे दिया, उसने 18,000 का ITC क्लेम कर दिया. हाँ सेम, यू विल फाइंड इट वेरी इजी नाउ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस येस्टरडे. आगे सो OPL ने परचेजेस किया, उन्होंने 9,000 का सेट ऑफ क्लेम कर दिया इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड मेक्स द पेमेंट फॉर द गुड्स ऑन 10th February. तो देखो 10th February को पेमेंट किया, 15 Jan को खरीदा था. सो इज द पेमेंट वन मेड विद इन द मंथ? यस. PBPL इशूज अ क्रेडिट नोट फॉर 1180. अभी इसके आगे कोई कुछ नहीं पड़ेगा, इसके आगे कोई कुछ नहीं पड़ेगा. अब सुनो ध्यान से, मेरा ओरिजिनल बिल कितने का गया? 50,000. उस पे मेरा IGST कितना लगा? 18% मतलब 9,000. अब मेरा बिल गया 59. अब मुझे डिस्काउंट देना है. कौन सा डिस्काउंट है ये? कैश डिस्काउंट. करेक्ट. 1 महीने में आपने पेमेंट कर दिया तो कैश डिस्काउंट. कितना परसेंटेज है डिस्काउंट का? 2%. तो 50,000 पे 2% मतलब 1,000. बराबर. करो ना, कैलकुलेट करो, सब लोग करो, जल्दी जल्दी करो. और हाँ 50,000 पे 2% निकालो तो 1,000. तो डिस्काउंट 2% के हिसाब से 1,000 आया. क्या ये डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिकॉज दिस डिस्काउंट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. मतलब अब मेरा टैक्सेबल वैल्यू ये डिस्काउंट को माइनस करके होगा 49,000. तो 49,000 पे 18% GST लगना चाहिए. 88. हाँ कि नहीं? मैं गवर्नमेंट को बोलूंगी मैं 50 पे नहीं GST पे करने वाली, मैंने 1,000 का डिस्काउंट दिया है, तो मैं 49,000 पे GST निकाल के तुमको 8820 पे करने वाली हूँ. तो ये आया कितना अमाउंट? 57. तो इसलिए अब उसने मुझे क्रेडिट नोट, ये देखो GST की वजह से ये डिफरेंस कितना 9 और 8820 में, इसलिए ही रेज्ड अ क्रेडिट नोट ऑफ 1180. 1000 डिस्काउंट एंड 180 GST का रिवर्सल. इसलिए मैंने पांडु को दे दिया ये क्रेडिट नोट, लो और तुम्हारे अकाउंटेंट को जाके बताओ कि 1000 रुपीज का डिस्काउंट है और 180 का ITC रिवर्सल करना पड़ेगा. समझा क्या? पक्का समझा ना? हाँ. कंपल्सरी ऐसा स्टिकी नोट पे लिखना है, क्योंकि जिस तरह की से वो ये मॉड्यूल का केस स्टडी है, तो मैंने फटाफट नोट्स, जैसे मॉड्यूल अभी आते हैं तो फिर हमने जैसे एक एक ऐड करते गए तो विथ आंसर आया, बट अंडरस्टैंडिंग दिस इज ईजियर. लिख के लो, स्टिकी नोट निकालो, जल्दी 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 करो जरा. नींद पूरी नहीं हुई है क्या? हाँ. चलो स्टिकी नोट पे लिख के लो तो जरा बच्चा लोग. अर्षित क्यों एब्सेंट था कल? कितना इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई, एकदम इजी पार्ट, 1 घंटे में हो गया. प्रॉब्लम्स हो गए, इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं.
नहीं होने का बीमार भी। गणेश भी पूछा था मेरी तबीयत ठीक नहीं मैं जाता हूँ, मैंने कहा दवा लेके इधर बैठो, सर्दी है इधर गोली खा के इधर बैठो, जाने का नहीं। बाद में खुद से पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा सा एडजस्ट करने का, स्ट्रेच करने का। ऐसे नहीं कि थोड़ा हाँ बाबा सर दुख रहा है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, होता है ऐसे एक आध दिन। यू शुड जस्ट कम, फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स। वो एक एक दिन भारी पड़ता है यार बाद में। 2-2 3-3 घंटे का क्लास तेरे को रिकवर करने को एक दिन जाएगा। ऐसे नहीं करने का, डोंट मिस लेक्चर्स। कितने दिन बचे यार क्लास के अभी? चलो कोई ज्यादा दिन नहीं बचे अभी हमारे क्लास के, ठीक है। हाँ, अब दूसरा एग्जाम्पल, ये लिख लिया क्या बच्चा लोग तुम लोगों ने? हाँ, अब दूसरा केस स्टडी, बात नहीं करनी है। दूसरी केस स्टडी, इन द अबव एग्जाम्पल, in the above example, if the terms of supply did not provide for discount, if the terms of supply did not provide for discount at 2% for payment within 1 month, but PBPL offers such discount to OPL at the time of payment after negotiation. पहले नहीं बताया था कि आपको 2% मिलेगा। अब मैं पेमेंट कर रही हूँ तो मैं कॉल करती हूँ, देखो मैं अभी चेक निकाल रही हूँ, कुछ डिस्काउंट दे दो, आई एम योर रेगुलर कस्टमर, मैं इतना टाइमली पेमेंट कर रही हूँ। तो ये नेगोशिएशन के बाद 2% का डिस्काउंट हुआ। डिड आई नो दिस डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई? नो। देन दिस 2% डिस्काउंट ये टैक्सेबल वैल्यू से लेस नहीं होगा। मतलब इसके आगे आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अब यहाँ पे देखना है। मतलब मेरा जो ओरिजिनल इनवॉइस गया वो क्या वैल्यू का गया? 50,000। उसके ऊपर IGST क्या रेट से लगा? 18%। मतलब कितना? 18,000। तो ये हुआ कितना? ओ 9 आइयो 9,000, 50,000 है ना, 59। अब मुझे डिस्काउंट कौन सा मिल रहा है? 1000। क्या ये डिस्काउंट? अब मेरी टैक्सेबल वैल्यू देखो, इज दिस डिस्काउंट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड? नो। सो आई विल से 50, नो वेट, टैक्सेबल वैल्यू लिख रही हूं मैं। क्या लिख रही हूं यहाँ पे? टैक्सेबल वैल्यू। हाँ, इफ यू वांट दैट वे, ओके, देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग इट। ठीक है, पहले तुमको ऐसा दिखाती हूँ। तो तुमको लिखना है इधर 49 लिखो, लेकिन जब तुम टैक्स कैलकुलेट करोगे वो किस वैल्यू पे करोगे? 18% ऑन 50,000। वो लेस करना अलाउड नहीं है। ओके, तो एक्चुअली ऐसे नहीं जाते बिल, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे 8 नहीं, कितना, 9,000 ही आएगा। तो टोटल कितना होगा? यस। तो अब तुम्हारा क्रेडिट नोट जाएगा सिर्फ 1000। तो मैं पांडु को बुलाऊंगी और बोलूंगी ये लो क्रेडिट नोट, तुमने नेगोशिएशन किया इसलिए मैं दे रही हूँ डिस्काउंट, तुम हमारे रेगुलर कस्टमर हो। हाँ, लेकिन ये टैक्सेबल वैल्यू से लेस नहीं होगा। तो GST के अमाउंट को मैंने हाथ नहीं लगाया, क्रेडिट नोट जाएगा सिर्फ 1000। और ओनली कितने अमाउंट का जाएगा? 1000 रुपीज। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, बिल नहीं चेंज होता है, इनवॉइस यही रहा, ये क्रेडिट नोट जाता है। इस क्रेडिट नोट में GST को इम्पैक्ट नहीं दिया, ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ये तो अपना कैलकुलेशन है सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू का। इनवॉइस कभी भी कैंसिल होके वापस नहीं बनता। इन GST आई कांट कैंसिल एन इनवॉइस। अगर मुझे इनवॉइस में कुछ करेक्शन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, आई कैन रेज अ डेबिट नोट और अ क्रेडिट नोट, बट आई कांट चेंज द कैंसिल एन इनवॉइस। नाउ हियर, इसलिए मेरा ओरिजिनल इनवॉइस ऐसा गया, फिर मैंने ये अमाउंट का क्या देंगे? क्रेडिट नोट। यहाँ पे क्रेडिट नोट 1180 का बनेगा, नीचे क्रेडिट नोट सिर्फ 1000 का बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? हाँ, तो ये अभी आप सेकंड वाला पार्ट लिख के स्टिकी नोट पे सेकंड एग्जाम्पल पे लिख दो। इसलिए वो कल एग्जाम्पल से समझाया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया वो बात।
डन है? एवरीबडी इज डन विद दिस? हाँ देखो देखो यहाँ पे दिया है ना, ये कितना पे करेगा यहाँ पे 58,000, हमने भी वही निकाला है 58, और ऊपर वाले एग्जाम्पल में कितना पे करेगा 57,820, तो ऊपर भी दिया है ही विल पे 57,820, सो वी गॉट द सेम थिंग राइट। सो यही केस स्टडीज थे, यही आपको बताया गया है। ओके, रेस्ट देयर इज नथिंग इन दिस। हियर दे सेड वो फाइनल लेवल पे डिस्कस करना है ये, उसके बारे में ये अभी कुछ नहीं है। वो बता रहे कि अगर आप सेक्शन 15 के अंदर वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या रेफर करना पड़ेगा, वैल्यूएशन रूल्स। ये वैल्यूएशन रूल्स हम कहाँ सीखेंगे, फाइनल में। यस, so dear students, I'll stop here right now. So with the chapter of value and time of supply is done.